स्टूडेंट्स, आपकी जो 9th क्लास की इंग्लिश बुक है जिसका नाम है बिहाइव, उसके हमने पिछली क्लास में चैप्टर 2 को कवर करने की कोशिश की। ये जो चैप्टर है 2 पार्ट में लिखा गया है। पहले पार्ट में हमने द साउंड ऑफ म्यूजिक को कवर किया और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। यह चैप्टर बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से और एक एक बात को सुनेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं इसमें दिए गए कुछ पॉइंट्स को। सबसे पहले इसके नाम को हम देखते हैं, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। आपने शहनाई तो काफ़ी बार देखी होगी, फिल्मों में देखी होगी, मंदिरों में देखी होगी, जो कि एक बहुत ही प्यारा वाद्य यंत्र है। और जब भी हम शहनाई का नाम लेते हैं तो साथ ही साथ बिस्मिल्लाह खां यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम भी इनके साथ जुड़ा हुआ है और उन्हीं को इस शहनाई को पूरे विश्व में प्रचलित करने का श्रेय जाता है। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बिफोर यू रीड में कुछ पॉइंट्स इसके अंदर लिखे गए हैं। इसके अंदर 2 पॉइंट लिखे गए हैं। बिफोर यू रीड, बिफोर यू रीड का मतलब होता है आपके पढ़ने से पहले। बिफोर का मतलब पहले और यू रीड आपके पढ़ने से पहले। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है लिखा हुआ है कि डू यू नो दीज पीपल, क्या आप इन लोगों को जानते हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से वाद्य यंत्र डू दे प्ले, वे कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस चित्र में कुछ संगीतकारों के जो पिक्चर हैं उनके वाद्य यंत्रों के साथ छापी हुई है और इसमें हमारे बिस्मिल्लाह खां भी शामिल है जो कि इस वाली पिक्चर में दिए गए हैं। आप ये देखिए बिस्मिल्लाह, इस पिक्चर में बिस्मिल्लाह खां हैं जो कि अपने वाद्य यंत्र शहनाई के साथ नज़र आ रहे हैं। तो इस चैप्टर में शहनाई का एक बड़ा चित्र भी छपा हुआ है। ये देखिए, ये है शहनाई जो कि आपने किसी मंदिरों में और हमेशा किसी मांगलिक कार्यों के अंदर देखा होगा, जिसकी धुन बहुत ही प्यारी होती है, जिसकी धुन को सौभाग्यशाली माना जाता है। तो आइए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में क्या बातें बताई गई है। तो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट तो कवर कर लिया है कि डू यू नो दीज पीपल, क्या आप इन लोगों को जानते हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, वे कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि थिंक ऑफ शहनाई, शहनाई को ज़रा सा सोचिए। एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, और अचानक आपके मन में एक स्वाभाविक रूप से एक इमेजिनेशन आएगी, एक कल्पना आ जाएगी। वो क्या है कि इज़ ए वेडिंग और सिमिलर ओकेशन और फंक्शन, जो कि एक शादी की होगी और उसी के जैसे किसी फंक्शन और किसी उत्सव के बारे में होगी। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और उसके आगे आपके मन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का भी जिक्र आएगा। द शहनाई मास्त्रो, शहनाई के कलाकार, यहाँ पर मास्त्रो का मतलब होता है कलाकार। द शहनाई मास्त्रो, शहनाई को बजाने वाले कलाकार। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को, इस वाद्य यंत्र को आपको बजाते हुए नज़र आ जाएंगे। क्योंकि शहनाई का नाम लिया जाए और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम ना लिया जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उन्हीं की श्रेय की वजह से शहनाई को पूरे विश्व में जाना पहचाना जाता है। तो देखते हैं इसके पहले पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है। आप एक एक बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले पैराग्राफ के अंदर लिखा है कि एम्परर औरंगजेब बैंड, यानी कि सम्राट औरंगजेब ने रोक लगा दी किस चीज़ पर। द प्लेइंग ऑफ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, उसके बजाने पर उन्होंने रोक लगा दी थी। बैन होता है रोक लगाना। कोल्ड पुंगी, जो कि पुंगी कहलाता था, इन द रॉयल रेजिडेंस, यानी कि शाही निवास पर। तो इस लाइन का ये मीनिंग हुआ कि सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नाम का जो एक वहाँ पर वाद्य यंत्र था, उसके प्रयोग पर, उसको बजाने पर वहाँ पर, और आगे इसमें लिखा है कि फॉर इट हैड ए स्ट्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो अनप्लेजेंट थी, उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो श्रिल थी, कानों में चुभने वाली आवाज़ थी, बहुत ही तीखी आवाज़ थी, जिसकी वजह से सम्राट औरंगजेब ने इसके प्रयोग पर, इसको बजाने पर पूरे राज्य में बैन लगा दिया था। आगे लिखा है इसमें, पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम, यानी कि अब जो ये पुंगी है ये बहुत ही सामान्य नाम बन चुकी थी फॉर रिडेड नॉइस मेकर, जो कि एक सरकंडे का जो पौधा होता है उससे बनी हुई थी, जिसमें से बहुत ही कर्कश आवाज़ निकलती थी,
जो कि शोर मचाती थी, उसकी आवाज़ सुहावनी तो बिल्कुल भी नहीं थी। आगे इसमें लिखा है कि फ्यू हैड थॉट, शायद ही किसी ने सोचा होगा, दैट इट वुड बी वन डे बी रिवाइव्ड, कि कभी कहीं जाकर इसका कोई पुनरुत्थान होगा, यानी कि ये दोबारा प्रयोग में लाई जाएगी। आगे देखते हैं कि अ बार्बर, एक नाई, ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, यानी कि पेशेवर संगीतकारों का एक नाई, हु हैड एक्सेस, जिसको पहुंचती, जिसके पास पहुंचती, एक्सेस होता है पहुंच, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच शाही निवास में थी, यानी कि शाही निवास में वो आता जाता था। डिसाइडेड, उसे निर्णय लिया, टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, यानी जो पुंगी जिसको बैन किया गया था, उसने उसकी टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव यानी कि अच्छा करने का निर्णय लिया। ही चोज ए पाइप, उसने एक पाइप को लिया, एक पाइप को चुना, विद ए नेचुरल होलो स्टेम, जो कि एक खोखला तना था, दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, जो कि पुंगी के मुकाबले थोड़ा लंबा था और थोड़ा चौड़ा था। यहाँ पर जो आपके तो यहाँ पर जो पाइप उन्होंने लिया था और पुंगी की तुलना की जा रही है, तो तुलना करने के लिए यहाँ पर लॉन्गर एंड ब्रॉडर दो वर्ड लिखे गए हैं, जिनके बाद में THAN यानी कि देन को लिखा गया है। देन को लिखने का मतलब होता है कि ये तुलना की जा रही है कि भाई उस पाइप में और पुंगी में क्या डिफरेंस था। जो वो पाइप था वो पुंगी की तुलना में थोड़ा लंबा था, थोड़ा चौड़ा था। आगे, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने इस पाइप पर 7 सुराख किए, 7 होल बनाए। वैन ही प्लेड ऑन इट, यहाँ पर जो आप ये वैन देख रहे हैं इसका मतलब होता है जब, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर लिखा है वैन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको बजाया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, जो उसने ये होल बनाए थे उनमें से कुछ होल्स को बंद करते हुए, कुछ होल को खोलते हुए जब उसने इसको बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, तो उसमें से बहुत ही कोमल और एक मधुर आवाज़ पैदा हुई, यानी कि उसमें से बहुत अच्छी आवाज़ निकली, जो कि उसको काफ़ी पसंद आई। तो आगे इसमें देखते हैं। आगे इसमें लिखा है ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उसने ये वाला इंस्ट्रूमेंट बजाया बिफोर द रॉयल्टी, शाही परिवार के सामने, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और उसमें से हर एक व्यक्ति काफ़ी प्रभावित हुआ, उनको ये आवाज़ बहुत पसंद आई। आगे इसमें लिखा है द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, जो वाद्य यंत्र उसने शाही परिवार के सामने बजाया था वह पुंगी के मुकाबले काफ़ी अलग था, काफ़ी डिफरेंट था। आगे इसमें लिखा है हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, जिसको एक नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी के अंदर बताया गया है, जैसा कि कहानी आगे बढ़ती है। सिंस इट वॉज फर्स्ट टाइम प्लेड, चूँकि ये वहाँ पर पहली बार बजाई गई थी, इन द शाह चैम्बर, शाह के चैम्बर में यानी कि शाही कमरों में, एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई, और एक नाई के द्वारा यानी कि एक बार्बर के द्वारा इसको बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, तो उसको वहाँ पर शहनाई का नाम दे दिया गया। शहनाई का नाम कैसे बना? क्योंकि ये शाह के चैम्बर्स के अंदर यानी कि शाह के कमरों के अंदर, शाही परिवार के कमरों के अंदर बजाया गया और एक नाई के द्वारा बजाया गया, तो इन दोनों शब्दों को मिला करके तो शाह चैम्बर में से उन्होंने शहनाई के शह को लिया, और जबकि ये नाई के द्वारा बजाई गई थी तो बाद में इसमें नाई जोड़ा गया, तो इस वजह से ये बना शहनाई। ये देखिए पैरा नंबर 2, इसके अंदर बताया गया है द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड, जो शहनाई की जो आवाज़ थी, जो इसका स्वर था, जो इसकी ध्वनि थी, उसको माना जाने लगा, यानी कि उसके बारे में विचार किया जाने लगा ऑस्पीशियस। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पीशियस, यानी कि जो शहनाई की जो मधुर आवाज़ थी उसको बहुत ही शुभ माना जाने लगा, जो कि शुभ कार्य के लिए जितने भी मांगलिक कार्य थे वहाँ पर उसको बजाया जाने लगा। एक प्रकार से वो वहाँ के लिए बहुत ही अहम, बहुत ही ज़रूरी बन गया। यहाँ पर आप सामने इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं कि ऑस्पीशियस का मतलब होता है प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, यानी कि एक यहाँ पर एक सौभाग्य को लाने का प्रॉमिस समझा जाने लगा। आगे इसमें लिखा है
फॉर दिस रीज़न, इसी कारण इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स, जो कि ये अभी तक मंदिरों में बजाया जाता है, एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, और एक अभिन्न अंग है, ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, उत्तर भारत में जो भी शादी होती है उनमें ये एक अभिन्न अंग है। इसके बिना शादी को शुभ नहीं माना जाता, इसीलिए उसकी आवाज़ को बहुत ही शुभ माना जाने लगा। इन द पास्ट, इतिहास में द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, इतिहास में शहनाई नौबत का हिस्सा था, और या ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट, या फिर जो शाही दरबार के अंदर जो 9 प्रकार के वाद्य यंत्र, यानी कि जो यहाँ पर लिखा है कि 9 इंस्ट्रूमेंट, जो 9 प्रकार के वाद्य यंत्र को मिला करके एक पारंपरिक ग्रुप के रूप में बजाया जाता था, तो शहनाई भी उनमें से एक पार्ट था, शहनाई भी उनमें से था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असेंबल प्रोनाउंस्ड असोम्बल थिंग्स आर इंस्ट्रूमेंट कंसिडर्ड एज ए ग्रुप, यानी कि वाद्य यंत्रों का एक ग्रुप जिसके अंदर शहनाई को भी लिया गया था। आगे इसके अंदर लिखा है टिल रिसेंटली, और तब से इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, इसका प्रयोग हमेशा मंदिरों में किया जाता था, एंड वेडिंग्स, और शादियों में किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल स्टेज पर इस इंस्ट्रूमेंट को लाने का जो श्रेय है, क्रेडिट होता है श्रेय, इस वाद्य यंत्र को क्लासिकल स्टेज पर लाने का जो श्रेय है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, गोस टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आगे इसके अंदर लिखा है पैरा नंबर 3। पैरा नंबर 3 के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में कुछ बताया गया, उनकी बचपन की बातें बताई गई है कि एज ए 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा तो आपने काफ़ी सुना होगा कि बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेला करते थे। कहाँ पर? नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के किनारे, इन द एंसेंट एस्टेट ऑफ डुमराव, डुमराव की एक रियासत थी, एक पुरानी रियासत थी, उसमें एक तालाब था जिसके पास में बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेला करते थे, इन बिहार में। आगे इसके अंदर लिखा है कि ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, और वे वहाँ पर अक्सर पास में बने एक बिहारी जी जो मंदिर था वहाँ पर वो अक्सर जाया करते थे। तो सिंह द भोजपुरी चैत, तो वहाँ पर एक भजन जैसा कुछ हुआ करता था जो कि मंदिरों में गाया जाता था, जिसको बोलते हैं भोजपुरी चैत। तो उस भोजपुरी चैत को गाने के लिए वो अक्सर पास में बने बिहारी जी मंदिर में जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच, जिसके अंत में ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, जिसके अंत में उनको एक 1.25 किलो का बड़ा लड्डू मिला करता था। इसमें एक वर्ड आप देखते हैं वेइंग, वेइंग का मतलब वजनी है, 1.5 kg यानी कि 1.25 किलो का वजनी है। जिस लड्डू में 1.25 किलो का वजन था वो लड्डू, बड़े वाला लड्डू, उनको एक उपहार के रूप में दिया जाता था, एज ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, वहाँ के लोकल महाराज के द्वारा। आगे इसके अंदर लिखा है दिस हैपन्ड 80 ईयर्स एगो, यह बात 80 साल पुरानी है, 80 साल पहले ऐसा होता था। एंड, और द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार, और इस छोटे बच्चे ने बहुत ही लंबी लंबी यात्राएं की हैं, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और भारत के सबसे बड़े अवार्ड को हासिल करने के लिए, जो कि है द भारत रत्न। यानी कि इस छोटे से बच्चे ने, जिनका नाम बिस्मिल्लाह खां था, उन्होंने अपने पूरे जीवन में बड़ी बड़ी यात्राएं की हैं और भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड हासिल भी किया, जिसका नाम है भारत रत्न। आगे इसके अंदर लिखा है पैरा नंबर 4। पैरा नंबर 4 के अंदर बताया है बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को जन्मे। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली, बिस्मिल्लाह एक जाने माने परिवार से संबंधित हैं, और म्यूजिशियन, जो कि वो परिवार संगीतकारों का था, फ्रॉम बिहार, बिहार से,
यानी कि बिस्मिल्लाह खान बिहार में जो एक संगीतकारों का एक प्रसिद्ध परिवार था जिसको सभी लोग जानते हैं, उनसे संबंधित थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, रसूल बख्श खां वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो जो वहाँ के भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में वो शहनाई नवाज थे। उनके दादाजी रसूल बख्श वहाँ पर शहनाई बजाया करते थे। और उनके पिताजी, हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिताजी का जो नाम था पैगंबर बख्श था। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और उनके ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वे सभी बहुत ही अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे, यानी कि वे सब बहुत अच्छी शहनाई बजाया करते थे। में रहते हैं, इसमें लिखा है कि एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, यानी कि जो पिता के पूर्वज जो होते हैं, तो जो वे सभी थे वे सभी बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे। पैरा नंबर 5 के अंदर लिखा है द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली। इस बच्चे ने जल्द ही संगीत को सीख लिया था अपने जीवन में, इन लाइफ। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम, जब उसकी मदर उसको लेकर के गई, टू हिज मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल होते हैं मामा जी। जब वो 3 साल के थे, जब उसकी मदर उसको उसके मामा के पास लेकर के गई, इन बनारस में, नाउ वाराणसी, जो कि वाराणसी है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह पूरी तरीके से मोहित हो गए थे। वॉचिंग हिज अंकल, अपने अंकल को देखते हुए, अपने अंकल को देखकर। प्रैक्टिस द शहनाई, जो वो शहनाई का अभ्यास कर रहे थे, जो वो शहनाई बजाने का अभ्यास कर रहे थे, उनको देख करके वो पूरी तरीके से मोहित हो गए थे। फैसिनेटेड होता है मोहित होना। सोन, जल्द ही। बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श, तो जल्द ही उन्होंने अपने अंकल अली बख्श के साथ आना जाना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में। वेयर, जहाँ। अली बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर अली बख्श को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। एम्प्लॉयड होता है नियुक्त करना। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श वहाँ शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड, और बिस्मिल्लाह घंटों तक बिल्कुल चुपचाप उस शहनाई की आवाज़ में खो जाया करते थे और उसको ध्यान से सुना करते थे। यहाँ पर लिखा है ऑन एंड, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि वो बिल्कुल भी हिलते नहीं थे और पूरा ध्यान शहनाई की आवाज़ पर लगाया करते थे। आगे इसके अंदर लिखा है स्लोली, धीरे धीरे। ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, उन्होंने सीखना स्टार्ट कर दिया। इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो वो शहनाई थी उनको बजाना, कि उसको कैसे बजाते हैं, उन्होंने भी उस शहनाई को बजाने का लेसन लेना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसको सीखना स्टार्ट कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन भर वो अपनी प्रैक्टिस में, यानी कि अपने अभ्यास में बैठा करते थे। फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले कई वर्षों तक। द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर। मंगला मैया, और मंगला मैया का मंदिर। एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा नदी का जो तट था, जो किनारा था, वो। बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हंट्स, ये सभी जगहें छोटे बिस्मिल्लाह खां के लिए अति प्रिय बन गई, यानी कि सबसे ज़्यादा वे इन्हीं जगह को पसंद करते थे, क्योंकि वे वहाँ पर बैठ कर के एकांत में अपने शहनाई की प्रैक्टिस कर सकते थे। आगे इसमें लिखा है कि वेयर, जहाँ। ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पर वो एकांत में अपना अभ्यास कर सकते थे। सॉलिट्यूड होता है एकांत, जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो। आगे इसके अंदर लिखा है द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा का बहता जल, गंगा का बहता पानी। इंस्पायर्ड हिम, उसको बहुत ही प्रेरित करता था। टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट रागाज, कुछ नए नए रचनाएँ बनाने में, कुछ नए नए रागों को बनाने में। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड, जिनको पहले ये माना जाता था टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, कि इस प्रकार के जो राग है वो शहनाई के क्षेत्र से काफ़ी दूर हैं,
यानी कि वो उसकी पहुंच से बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ये सब संभव करके दिखाया। उन्होंने नए नए रचनाएँ, नए नए राग को बनाया। आगे इसमें लिखा है पैरा नंबर 6 में, एट द एज ऑफ 14 यानी कि 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल, वो अपने अंकल के साथ गए टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस यानी कि इलाहाबाद के संगीत कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और अपनी प्रस्तुति के बाद, अपनी प्रस्तुति के अंत में वहाँ पर उस्ताद फ़ियाज़ खान थे। उस्ताद फ़ियाज़ खान पेटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, उन्होंने बिस्मिल्लाह खां की पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम ज़रूर सफल होंगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी, जब इसकी ओपनिंग हुई थी इन लखनऊ में इन 1938 सन 1938 के अंदर, केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, और बिस्मिल्लाह को अपने जीवन का सबसे बड़ा ब्रेक मिला, यानी कि अपने जीवन में जो उनका करियर था उसके करियर का सबसे बड़ा मौका मिला। ही सून बिकेम, और जल्द ही वो बन गए, एन ऑफन हर्ड, आमतौर पर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर, शहनाई वादक ऑन रेडियो, और वे रेडियो पर आमतौर पर हमेशा सुने जाने वाले एक शहनाई प्लेयर बन गए थे जल्द ही। आगे इसके अंदर, व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब भारत को आज़ादी मिली, ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खां वो पहले भारतीय बने, टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को अपनी शहनाई से अभिनंदन किया और उनका अभिवादन किया। He poured his heart out into राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट, और लाल किला पर राग काफ़ी के अंदर उन्होंने अपना तन मन पूरे अच्छे तरीके से पूरा दिल लगा करके उसको परफॉर्म किया, उसको प्रस्तुत किया, टू एन ऑडियंस, अपने श्रोतागण को, विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डायनेस्टी, दिया ट्रिस्ट विद डायनेस्टी यानी कि भाग्य से मुलाकात। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, बिस्मिल्लाह खां ने बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंस दी हैं जिनको हमेशा याद किया जाएगा। बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में और विदेश में, दोनों जगह। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफ़गानिस्तान, उनकी जो पहली विदेश यात्रा थी वो अफ़गानिस्तान के लिए थी। वेयर, जहाँ, किंग जाहिर शाह, जहाँ पर वहाँ के जो राजा जाहिर शाह थे, वाज सो टेकन इन बाय द माएस्ट्रो, वो इस कलाकार की परफॉर्मेंस से बहुत ही मोहित हुए, उनको बहुत ही अच्छा लगा। दैट कि ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सन कारपेट, कि उन्होंने उनको बहुत ही महंगी बहुमूल्य पर्सन कारपेट, एक कालीन तोहफे में दी, एंड अदर सोनर, और कुछ अन्य तोहफे भी दिए। थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और इवेंट, कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि किसी स्थान, किसी वस्तु या फिर किसी जगह की याद में दी जाती हैं। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान, यानी कि अफ़गानिस्तान के राजा, वाज नॉट ओनली वन, वो सिर्फ अकेले नहीं थे, टू बी फैसिनेटेड, जो कि मोहित हो गए थे, यानी कि अफ़गानिस्तान के जो राजा थे, जो किंग थे ज़ाहिर शाह, वो सिर्फ अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कि उनके परफॉर्मेंस से मंत्रमुग्ध हो गए थे, मोहित हो गए थे। विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, एक फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्मों के निर्देशक थे जिनका नाम था विजय भट्ट, वो भी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। आफ्टर हियरिंग, उनको सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल, यानी कि जो एक किसी फेस्टिवल में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, अपना संगीत बजा रहे थे, उनको उन्होंने सुना और उनको सुन करके वो भी बहुत मोहित हो गए, वो भी बहुत प्रभावित हुए। दैट कि वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई,
वो बिस्मिल्लाह खां से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक फ़िल्म का नाम ही उस इंस्ट्रूमेंट पर, उस शहनाई के नाम पर रख दिया, गूंज उठी शहनाई। आगे इसमें लिखा है, द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, दिल का खिलौना हाय टूट गया। और बिस्मिल्लाह खां की एक रचनाओं में से एक, जिसका नाम था दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न आउट टू बी ए नेशनल वाइड चार्ट बस्टर। और वे नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर सारे रिकॉर्ड तोड़ रही, जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ पर आप देखते हैं चार्ट बस्टर का मतलब होता है रिकॉर्ड ब्रेकर, यानी कि जिन्होंने अब तक के बने हुए सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, यानी कि वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई, सबसे ज़्यादा हिट हुई। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, यानी कि इतनी बड़ी सफलता के बावजूद, यहाँ पर डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, फिल्म जगत में, यानी कि फिल्म जगत में इतनी बड़ी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर, यानी कि बिस्मिल्लाह खां की जो कोशिशें थी इन फिल्म म्यूज़िक, यानी कि फिल्मों के संगीत में, वर लिमिटेड, सीमित बन करके रही। टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ा वेंचर, एक तो उसमें थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवासन की कन्नड़ वेंचर, यानी कि उनकी एक कन्नड़ फिल्म जिसका नाम था सनादि अपन्ना। बस उनकी सिर्फ ये दो ही कोशिशें रही हैं, उसके बाद उन्होंने फिल्मी जगत में ज़्यादा रुचि नहीं ली। और उन्हें आगे कहा कि आई जस्ट कैन नॉट कम टू द टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। वो आगे कहते हैं कि आई जस्ट कांट कम टू द टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी, मैं बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकता फिल्मी जगत के इस बनावटी रूप को देख करके। ही सेज, वो कहते हैं, विद इम्फेसिस, वो ये बात पूरा ज़ोरदार तरीके से कहते हैं, थोड़ा जोर डाल करके कहते हैं। पैरा नंबर 9, पैरा नंबर 9 के अंदर लिखा है कि अब आगे वो कहते हैं कि अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, यानी कि सम्मान और प्रसिद्धि, केम थी, एक बड़े रूप में आई, एंड फास्ट, और जल्दी आ गई, यानी कि उनके जीवन में उनकी पहचान, उनका सम्मान बड़े रूप में बहुत ही जल्दी आ गए थे। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बने, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बने, टू बी इन्वाइटेड, जिनको इन्वाइट किया गया, टू परफॉर्म करने के लिए, एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, प्रेस्टिजियस यानी कि प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल के अंदर, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए में, यानी कि अमेरिका में इन निमंत्रित किए जाने वाले वो पहले भारतीय बने जिन्होंने वहाँ के प्रतिष्ठित हॉल लिंकन सेंटर के अंदर अपना परफॉर्मेंस दिया। ही ऑल्सो टुक पार्ट, और उन्होंने हिस्सा लिया, इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में भी उन्होंने हिस्सा लिया, इन कैन्स आर्ट फेस्टिवल, कैन्स के आर्ट फेस्टिवल में, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और वहाँ के ओसाका ट्रेड फेयर के अंदर भी उन्होंने हिस्सा लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम द इंटरनेशनली, और वे अंतर्राष्ट्रीय जगत में इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि दैट कि एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, और तेहरान में एक ऑडिटोरियम उनके नाम पर बनाया गया जिसका नाम रखा उन्होंने तेहरा मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि उनके नाम पर रखा गया। पैरा नंबर 10, इसमें बताया गया है कि नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, राष्ट्रीय अवार्ड जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय पदक जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण उनको दिए गए, उनको सम्मानित किया गया। सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को अवार्ड दिया गया, यानी कि उनको पदक दिया गया। इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड,
भारत का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड उनको दिया गया जिसका नाम था भारत रत्न। विद द कवेटेड अवार्ड, यानी कि यह ललचाने वाली उपाधि, ये जो सम्मान उनको दिया गया था अवार्ड के रूप में, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अब उनकी छाती पर थी जब उन्होंने उस सम्मान को प्राप्त किया। एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रियर हैप्पीनेस ही सेड, और उनकी आंखें एक बहुत ही अद्भुत खुशी से चमक उठी थी और उन्होंने उस समय कहा, पॉल आई वुड लाइक टू से, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यही कहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज़ द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हमारे भारत की सबसे बड़ी परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि अब तो पश्चिम वाले भी हमारे संगीत को सीख रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने उस अवार्ड को पाते समय कहा। आगे इसमें लिखा है पैरा नंबर 12, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि संसार में हर जगह पर घूमने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड यानी कि इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं करने के बावजूद भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, खान साहब एज ही इज़ फाउंडली कॉल्ड, खान साहब जैसे कि उनको बड़े प्यार से कहा जाता था, इज एक्सेडिंगली, पूरी तरीके से, फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, वो पूरी तरीके से बनारस और डुमराव को याद करते हैं। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वे उनके लिए संसार के सबसे बड़े वंडरफुल टाउन यानी कि सबसे बड़े सुंदर स्थानों में से एक हैं। उनके एक स्टूडेंट, उनके एक छात्र वंस वांटेड हिम टू लीड अ शहनाई स्कूल, और वो चाहते थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक शहनाई स्कूल का नेतृत्व करे इन द यूएसए में, यानी कि अमेरिका में। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर, और उसी स्टूडेंट ने उनसे ये प्रॉमिस भी किया, उनसे वादा किया कि वहाँ पर वो एक ऐसा वातावरण, बनारस के जैसा एक वातावरण, एक ऐसा माहौल पैदा कर देंगे, वहाँ पर वो उसको बनाएंगे, बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहाँ पर उसी तरीके के मंदिर को बना करके। बट लेकिन खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा, उनसे कहा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा, कि क्या वो गंगा रिवर को भी वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकेंगे। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और वो कुछ सोच करके, कुछ याद करके फिर आगे बोलते हैं, दैट्स वाई, इसीलिए, वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब भी मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हमेशा हिंदुस्तान को याद करता हूँ, हिंदुस्तान को देखने की मैं लालसा रखता हूँ। एंड वाइल इन मुंबई, और जब भी मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा, और जब भी मैं हिंदुस्तान के मुंबई में रहता हूँ, मैं हमेशा बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब भी मैं बनारस में रहता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और मैं डुमराव के एक यूनिक मट्ठा को, एक अनोखे मट्ठा को याद करता हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत याद आती है। आगे इसमें लिखा है, तो यहाँ पर शेखर गुप्ता और बिस्मिल्लाह खां के बीच में संवाद हैं जो वो लिखे गए हैं। तो शेखर गुप्ता कहते हैं कि व्हेन पार्टीशन हैपन, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, तो क्या आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा। इस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि गॉड फॉरबिड मी, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लीव बनारस, बनारस को छोड़ दूँ, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर, मैंने बॉर्डर भी क्रॉस किया था, जस्ट टू से, कहने के लिए, आई हैव बीन टू पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान हो आया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट 1 आवर, और मैं वहाँ पर 1 घंटे के लिए भी रहा। आई सेड नमस्कार टू पाकिस्तानी, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा। एंड सलाम वालेकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को सलाम वालेकुम भी कहा। आई हैड ए गुड लाफ, मुझे बड़ी हंसी आई।
तो अब हम पहुंच गए इस चैप्टर के लास्ट के पैराग्राफ में, जो कि पैरा नंबर है 13। इसके अंदर क्या बातें बताई गई हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India। भारत की सबसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जीवन है वो सबसे उत्तम उदाहरण है ऑफ द रिच, भारत की सबसे समृद्ध परंपरा का। वन दैट, एक ऐसा व्यक्ति एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स द डिवोट मुस्लिम लाइक। एफर्टलेसली एक्सेप्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सहज भाव से बिना किसी हिचकिचाहट के आराम से अच्छे से स्वीकार करता है दैट ए डिवोटी मुस्लिम लाइक, एक काशी विश्वनाथ मंदिर में। उनके जैसा धर्मनिष्ठ मुसलमान भी स्वाभाविक रूप से प्रत्येक प्रभात यानी कि प्रत्येक सुबह के समय काशी विश्वनाथ के मंदिर में शहनाई बजा सकता है। आगे इसमें लिखा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006। 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का 90 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। एट द एज ऑफ 90 आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, और एक लंबी बीमारी के बाद। इवन स्टेट फ्यूनरल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और उनको राज्य अंत्येष्टि भी दी गई। राज्य अंत्येष्टि यानी कि उनको अंतिम सलाम दिया गया राज्य की तरफ से, और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया। सो स्टूडेंट्स, हमने आज के इस चैप्टर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में पढ़ा। उनको कितने सारे अवार्ड्स मिले, उन्होंने अपने बचपन से अपने बड़े होने तक संगीत को किस तरीके से अपनाया, अपने जीवन का हिस्सा बनाया, और शहनाई को एक बड़े मंच पर ला करके पूरी दुनिया में उसको रोशन किया। तो आई होप कि आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा और इस चैप्टर को समझने की कोशिश की होगी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 अब फिनिश होता है। अब हम अगली क्लास के अंदर अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, अगले चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।